नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। खबरों को विस्तार से देखें उससे पहले नजर डालेंगे अभी तक की हेडलाइंस पर। भारत दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। पीएम मोदी ने भूटान नरेश से की मुलाकात। विपक्षी सांसदों द्वारा संसद अवरुद्ध करने पर बोले संसदीय कार्य मंत्री। महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यवधान डालना बेहद दुखद। भाजपा ने पूरे मामले को राजनीतिक ड्रामा करार दिया। ओसीसीआरपी में राहुल गांधी पर लिखे लेख पर भाजपा आक्रामक। नेता प्रतिपक्ष पर लगाया देश के खिलाफ मिलीभगत का आरोप। कहा राहुल गांधी को देशद्रोही कहने में नहीं संकोच। महाराष्ट्र को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में देवेंद्र फडणवीस सीएम के रूप में लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 40वें दीक्षांत समारोह में हुई शामिल। आज शाम भुवनेश्वर में नए कोर्ट परिसर का करेंगी उद्घाटन। भारत दौरे पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक आज से भारत के 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। नई दिल्ली आगमन पर उनका स्वागत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। विदेश मंत्री ने उनके स्वागत की तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि उनकी यात्रा से हमारी मित्रता के अनूठे बंधन और मजबूत होंगे। इस यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच पहले से ही घनिष्ठ संबंधों को और अधिक प्रगाढ़ बनाना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार हमला बोला। भाजपा सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल को देशद्रोही बताया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाने वाले जॉर्ज सोरोस के साझीदार हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन को देशद्रोही कहने में किसी प्रकार की कोई संकोच मुझे महसूस नहीं हो रहा है। अपने देश के साथ द्रोह कर रहा हो तो स्वाभाविक रूप से यह एक बहुत सीरियस विषय है। हमारे वैक्सीन के ऊपर आघात करने के लिए एक आर्टिकल लिखा गया कोवैक्सीन और ब्राजील को लेकर कि ब्राजील ने विड्रॉ किया है ये ऑर्डर, और तुरंत 1 जुलाई 2021 को ये आर्टिकल छपा ओसीसीआरपी को, और 2 जुलाई 2021 को कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बकायदा भारत की सरकार और कोवैक्सीन को घेरे में ले लिया। डिक्टेशन उनका है, राहुल गांधी उसको फॉलो करते हैं। संबित पात्रा ने कहा कि राहुल भारत विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं। पात्रा ने कहा कि राहुल का प्रयास है कि भारत में उद्योगपति न पनपे। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने फायदे के लिए देश को बेच सकते हैं। पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की बात करते थे, यहां पर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात होने लगी कि भारत का कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट ठीक नहीं है, इनको हटाना चाहिए। 18 जुलाई 2021 को पेगासस रिपोर्ट आया, ओसीसीआरपी ने इसे पहले उजागर किया, और 19 जुलाई 2021 को राहुल गांधी इसी रिपोर्ट के आधार पर पेगासस को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। वो हाहाकार, वो सदन का नहीं चलना, वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट, और ये सारा कुछ पार्लियामेंट में सदन चलने से पहले ये सारे रिपोर्ट्स आते थे, एंड दे यूज्ड टू बी ए कंप्लीट वॉश आउट ऑफ द पार्लियामेंट के सदन बंद हो जाते थे, स्थगन होता था, और आज भी आप देख रहे हैं किस प्रकार की परिस्थिति पार्लियामेंट में। बार बार संसद की कार्यवाही बाधित होने पर केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता किरेन रिजिजू ने खेद जताया है। उन्होंने बताया कि शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही हमने सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया था। बैठक में ये पहले ही सर्वसम्मति से तय किया गया कि सदन में चर्चा किन विषयों पर की जाएगी। सरकार की इतनी पारदर्शिता के बावजूद विपक्ष की संसद के बाहर और भीतर नौटंकी जारी है।
संसदीय लोकतंत्र में ये ठीक नहीं है और ये सदन चलाने का सही तरीका नहीं है। आज कुछ सांसदों ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया और विपक्ष सदन में व्यवधान डाल रहा था। विपक्ष के ऐसे लगातार रवैये पर मैं अपील करना चाहता हूं कि लोकतंत्र के मंदिर में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टी का व्यवहार से बहुत दुखी हूं। भारत के उभरते हुए ताकत को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए जो षड्यंत्र रचा हुआ है वो गंभीर मामला है। ये मुद्दा उठाया है, उस समय वो जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं वो हंगामा कर रहे हैं। बात सुनना चाहिए। चेयरमैन के ओर से भी इसको टिप्पणी करके कहा है कि ये मामला गंभीर है, वो सुनना नहीं चाहते और आरोप लगा रहे हैं। मैं फिर से कांग्रेस पार्टी और बाकी विपक्ष के सदस्यों को अपील करना चाहता हूं, हर हंगामा मत कीजिए, चर्चा कीजिए, देश सुनना चाहता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन को राजनीतिक ड्रामा करार दिया। उन्होंने इंडी गठबंधन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि मीडिया में बने रहने के लिए वे इस तरह की गतिविधियां को अंजाम दे रहे हैं। गठबंधन संतरे की तरह फांक फांक है, ऊपर से छिलका था, छिलका हट गया। अब ये अपना वर्चस्व कैसे हो और कैसे मीडिया में सबसे आगे हम छाए रहे। कल वो गए दिल्ली गेट पर, उनको मालूम था कि हमको नहीं जाने देगा, लेकिन अखिलेश के कंपटीशन में गए, अखिलेश जी के कंपटीशन में राहुल जी गए। आज ये संसद की परिक्रमा कर रहे हैं। संसद की परिक्रमा करने से ये पॉलिटिकल ड्रामा के सिवा और कुछ नहीं होगा। इससे बढ़िया आध्यात्मिक पंचकोशी अयोध्या का कर लेते तो पूरे खानदान तर जाते। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने बताया कि पिछले 10 साल में देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी से ज्यादा हो गई है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री ने बताया कि आज 5 लाख से ज्यादा यात्री प्रतिदिन हवाई यात्रा कर रहे हैं और विमानन क्षेत्र में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। What were 74 airports in 2014, now in the last 10 years we have expanded the whole airport network to 157 airports, sir. And I can proudly say that India has reached that passenger capacity limit where they have crossed 5 lakh passengers in one single day. This is a great achievement and a great milestone for the Ministry of Civil Aviation. It created 80 airports, sir, in these tier 2 and tier 3 city networks. So when the passenger movement is there, obviously the job creation also subsequently will happen. केंद्रीय विद्युत और आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में बताया कि दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और सौभाग्य योजना के तहत अभी तक 2,86,13,000 घरों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर घरों तक बिजली पहुंचाई जा चुकी है। अभी तक जो टोटल हाउस होल्ड्स है, नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स इलेक्ट्रिफाइड, वो 2,86,13,000 DDGY और सौभाग्य स्कीम के अंतर्गत इस योजना का लाभ और ये अभी तक पहुंचा दिया गया है। देश भर में सभी गांव के सभी हाउस होल्ड्स को बिजली मिले, इस नाते से अलग अलग समय पर अलग अलग योजनाएं चलाई गई। मैं समझता हूं सभी गांवों के अंदर बिजली पहुंच गई है। दूर दराज के जो मजरा टोले हैं उसमें अभी नहीं पहुंची है, उसमें भी PM सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने राज्यसभा में विदेशी ताकतों और रिपोर्ट के द्वारा भारत की छवि को खराब करने का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 साल में संसद का सत्र शुरू होते ही भारत के सामरिक, आर्थिक और सामाजिक हित के खिलाफ रिपोर्ट जारी की जाती रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि एक फ्रेंच पब्लिकेशन के ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट OCCRP को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस संगठन को विदेशी फंडिंग मिलती रही है। इसका संबंध जॉर्ज सोरोस के साथ भी है। सुधांशु त्रिवेदी ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि किस प्रकार जॉर्ज सोरोस द्वारा वित्त पोषित OCCRP भारत में झूठी कहानियां फैलाता है। वर्षों से जब से भारत को विकसित भारत बनाने का लक्ष्य रखा गया है कि विदेश की बहुत सी ऐसी गतिविधियां हैं जो भारत की व्यवस्था के आर्थिक पक्ष, भारत की व्यवस्था के नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष पर आक्रमण कर रही हैं। इस संदर्भ में एक रिसेंट
जानकारी आई है। इस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा गया है कि इस प्रोजेक्ट को फॉरेन गवर्नमेंट्स की फंडिंग है और उसका फोकस इंडिया के ऊपर भी है, और इस फॉरेन गवर्नमेंट की फंडिंग के साथ साथ जॉर्ज सोरोस के साथ भी इनका कनेक्शन है। राज्यसभा में लगातार विपक्ष के हंगामे और विदेश में विपक्ष के नेताओं द्वारा देश की छवि धूमिल करने की लगातार प्रवृत्ति पर उपराष्ट्रपति ने जमकर विपक्ष को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र को डीप स्टेट द्वारा निष्क्रिय नहीं होने दे सकते। ये एक गंभीर मुद्दा है और सदन को ऐसे संवेदनशील विषयों पर एक रहने की जरूरत पर जोर दिया। Very serious issue, and we need to have opinion from everyone this side. We cannot allow largest democracy to be made dysfunctional by deep state anywhere else. This house should be united in neutralizing any trend, any initiative that is pernicious, dangerous to our sovereignty. उधर खबरों में आगे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र की राहत एजेंसी UNRWA के माध्यम से फिलिस्तीन को $5 मिलियन की मानवीय मदद मुहैया करा रहा है। साथ ही भारत फिलिस्तीन को चिकित्सीय मदद भी दे रहा है। India has given assistance to the people of Palestine at this particular time. I would like, sir, through you to bring to the notice of the House that we make an annual contribution of $5 million to the UNRWA, which is the main assistance providing agency. In recent times, in terms of the conflict, sir, we have provided 70 metric tons of aid, of which 16.5 was of medicines in 2023. We have given 65 metric tons of medicines to Palestinian Authority and to UNRWA in 2024. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान फिलिस्तीन पर भारत की स्थिति पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए स्पष्ट किया कि भारत एक फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने का समर्थक है। भारत 2 राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करता है। The two-state solution, we support a two-state solution, and we have been public and unambiguous about that. So I think there should be no cause for confusion regarding two-state solution. लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि देश का पहला एक्सप्रेसवे है जिसे बहुत कम समय में बनाया गया है। इसकी लागत 1 लाख करोड़ है। इसके बनने से दिल्ली मुंबई के बीच की दूरी 200 किलोमीटर कम हुई है। गडकरी ने कहा कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो 10 साल तक कॉन्ट्रैक्टर अपने खर्च से इसकी मरम्मत करेगा। जो बनाया गया है ये पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ये परपेचुअल पेवमेंट विथ वेयरिंग कोर्स ऑफ SMA स्टोन मास्टिक एस्फाल्ट वाज यूज्ड। ये अमेरिका में यूज़ हुआ था एक्सप्रेस हाईवे में। इसका पहला प्रयोग हिंदुस्तान में हुआ है और इसलिए इस कॉन्ट्रैक्टर की जो गारंटी पीरियड है, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड है, वो 10 साल का है। इस विषय में जहाँ ये लेयर में फ़र्क आया है इसके लिए हमने 4 कॉन्ट्रैक्टर को जिम्मेदार ठहराया है। उनके ऊपर नोटिसेस देकर हम उनको निश्चित रूप से टर्मिनेट करेंगे, कड़ी कार्रवाई करेंगे। जो अधिकारी है इसमें जो मिस्टेक हुए उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। और मैं आपके मार्फत सदन को इस बात का विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हिंदुस्तान टाइम्स में केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा एक आर्टिकल लिखा गया है। उन्होंने अपने लेख में भारतीय संविधान की मूल प्रति का चित्रण करने वाले आचार्य नंदलाल बोस और उनके सहयोगियों द्वारा बनाए गए चित्रों का विस्तार से उल्लेख किया है। केंद्रीय मंत्री ने अपने लेख में लिखा है कि भारतीय गणराज्य के संस्थापक दस्तावेज पर 5000 से अधिक वर्षों के सभ्यतागत इतिहास को दर्शात्मक रूप में व्यक्त करना कठिन कार्य है, लेकिन आचार्य नंदलाल बोस सिर्फ एक कलाकार नहीं थे और संविधान को चित्रित करना सिर्फ एक परियोजना नहीं थी। उनके द्वारा बनाए गए सभी चित्र संविधान के अंतिम पृष्ठ पर सूचीबद्ध है। वास्तव में ये चित्र भारतीय इतिहास की विकास यात्रा हैं।
इन चित्रों को 12 शीर्षकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। मोहनजोदाड़ो काल, वैदिक काल, महाकाव्य काल, महाजनपद और नंदों का समय, मौर्य काल, गुप्त काल, मध्यकाल, ब्रिटिश काल, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए क्रांतिकारी आंदोलन और भारत की प्राकृतिक विशेषताएं। तस्वीरों की शुरुआत राष्ट्रीय प्रतीक से होती है। पर्यटन मंत्री ने भारतीय संविधान को सामाजिक, सांस्कृतिक, पौराणिक, आध्यात्मिक और अन्य विशेषताओं के प्रति श्रद्धांजलि बताया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के आर्टिकल की जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के लोगों से इस आर्टिकल को पढ़ने की अपील की है। पीएमओ ने अपने सोशल मीडिया में लिखा है कि पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भारत का संविधान एक कानूनी दस्तावेज से कहीं बढ़कर है। ये भारत की विविध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत का जश्न मनाता है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर आयुष्मान योजना लागू नहीं करने पर सवाल उठाया। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि ये आम आदमी पार्टी की हल्की सोच को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने आपकी सरकार पर दिल्ली की जनता को आयुष्मान योजना से वंचित रखने का आरोप भी लगाया। की राजधानी आयुष्मान योजना से वंचित है, वो उसका लाभ नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार नहीं चाहती कि दिल्ली के लोग इस योजना का लाभ उठा पाए। इसीलिए हमारे सातों सांसद कोर्ट गए कि अगर केंद्र सरकार लोगों के स्वास्थ्य की चिंता के लिए पैसा देने को तैयार है तो तुम्हें तकलीफ क्या है। और राजनीति का जो निचला स्तर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में दिखाया है, विशेष रूप से इस योजना को लेकर, वो निंदनीय है। भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने आयुष्मान योजना लागू नहीं करने पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिल्ली सरकार ने आम जनता को आयुष्मान योजना से वंचित रखा है। आयुष्मान भारत आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाई गई विश्व की सबसे बड़ी जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन माननीय केजरीवाल जी, माननीय आतिशी जी और आम आदमी पार्टी की सरकार द्वेष की राजनीति करती है और इसीलिए दिल्ली की जनता को वंचित रखती है अपने स्वार्थ और अपने हितों के लिए। वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में दिल्ली के सातों सांसदों ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार का दौर जारी है और उस दमन के विरोध में भारत में भी आवाज बुलंद है। इसी सिलसिले में आज कोलकाता का सनातन समाज आज धर्मतला में रैली कर रहा है। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों में संत चिन्मय दास की गिरफ्तारी और उनके वकील पर हमले समेत मंदिरों में तोड़फोड़ जैसे कई ऐसे केस हुए हैं, जिसके बाद से वहां की यूनुस सरकार की चौतरफा निंदा हो रही है। बांग्लादेश में सरकार ने हमलावरों पर कार्रवाई की बजाय इसका पूरा दोष भारत और पश्चिम बंगाल के बंगाली मीडिया के साथ साथ भारत के सनातन नेताओं पर मढ़ दिया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए रखने के लिए मोहम्मद यूनुस ने कल अवामी लीग को छोड़कर अन्य राजनीतिक दलों के साथ बैठक की और भारत पर दोषारोपण को उचित ठहराया। आज भी अल्पसंख्यकों को छोड़कर अन्य धार्मिक नेताओं के साथ बैठक का कार्यक्रम है यूनुस सरकार का। कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला उत्पादन में भारत की अग्रणी कंपनी है। इसके 10 प्रोजेक्ट्स में से 9 प्रोजेक्ट को 5 स्टार और 1 को 4 स्टार रेटिंग मिली है। वित्त वर्ष 2023-24 में एनसीएल की कुल आय तकरीबन 25,500 करोड़ रुपए से अधिक थी। सिंगरौली से उत्पादित कोयले से 13,316 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। यहाँ एनसीएल कोयला उत्खनन के लिए अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग कर रहा है। कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में कोयला के उत्खनन से लेकर बिजली घरों तक आयात की प्रक्रिया बेहद रोमांचक है।
इसके लिए एनसीएल आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर रहा है। ड्रग लाइन की सहायता से धरती से मिट्टी हटाने का काम किया जाता है। एनसीएल के पास 23 शक्तिशाली ड्रग लाइन की मदद से कोयला निकाला और डंपर में लोड किया जाता है। एनसीएल के पास विभिन्न क्षमता के 50 से अधिक शॉवेल हैं, जिनमें सर्वाधिक क्षमता 20 टन मीटर बाल्टी की है। डंपर की मदद से कोयला और ओवरबर्डन को उत्खनन के स्थान से डंपिंग पॉइंट तक लाया जाता है। एनसीएल के पास लगभग 500 डंपर हैं, जिनकी क्षमता 100 टन से लेकर 190 टन तक है। हमारे जो डोजर भी हैं वो भी काफ़ी बड़े साइज के हैं, 850 HP के हैं हमारे डोजर्स हैं, और ग्रेडर भी बड़े वाले ग्रेडर अभी रिसेंटली हमारे यहाँ है। जिस हिसाब से हम वॉल्यूम हैंडल कर रहे हैं उस हिसाब से इन मशीनों की बहुत ज़रूरत है, और इसके कारण ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अक्सर हैं। और पिछले साल हमारा जैसे 22.5 मिलियन टन हमने किया था, इस साल का हमारा लक्ष्य 25 मिलियन टन कोयला उत्पादन करना है। रिसीविंग पिट सीएचपी में कोयले के आने के स्थान है। खदान में कोयला निकाले जाने के बाद डंपर कोयले को लोड करके रिसीविंग पिट में डालते हैं। कन्वेयर बेल्ट का उपयोग सीएचपी में रिसीविंग पिट से साइजर तक, साइजर से बंकर तक और अंत में साइलो तक कोयले को ले जाने के लिए किया जाता है। साइलो सीएचपी का वह स्थान है जहां कोयले को रेल या एमजीआर ट्रैक में लोड किया जाता है। एनसीएल कोल इंडिया की एकमात्र सहायक कंपनी है जहां से लगभग 90% कोयला ग्रीन मोड यानी भारतीय रेलवे या आंतरिक कोयला परिवहन प्रणाली मैरी गो राउंड के माध्यम से भेजा जाता है। साइलो में रैपिड लोडिंग सिस्टम के जरिए कोयले को तेज गति से ट्रेन या एमजीआर में लोड किया जाता है। कोयला उत्खनन में एनसीएल आधी आबादी को भी प्रतिनिधित्व दे रहा है। पॉइंट में लगाते हैं, फिर जैक लेवल करते हैं, लेवल करेंगे तभी मशीन चलाते हैं। लेवल करने के बाद फिर 15 मीटर का राड है, 15 मीटर का राड ये सिंगल राड करेंगे, फिर दूसरा राड जोड़ेंगे, फिर तीसरा राड जोड़ेंगे। 45 मीटर का होता है, और 45 मीटर के बाद फिर वही निकालेंगे, राड निकालेंगे। जितना का ज़रूरत रहता है उतना हम लोग होल करते हैं, मतलब ड्रिलिंग करते हैं, और इसके बाद हटाते हैं, मार्च डाउन करते हैं, और फिर मशीन को बाहर करते हैं। एनसीएल का वित्त वर्ष 2023-24 में कोयला उत्पादन 136.2 मिलियन टन रहा। वित्त वर्ष 2024-25 में 139 मिलियन टन कोयला उत्पादन का लक्ष्य है। एनसीएल का भारत के कोयला उत्पादन में 14% का योगदान है। ऊर्जा उत्पादन में 10% योगदान है। 75% सिंगरौली और 25% कोयले का उत्खनन यूपी के सोनभद्र जिले में होता है। तो निगाही प्रोजेक्ट जो है एनसीएल का, उसमें हम लोग खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हाईली सोफिस्टिकेटेड मशीन है उनका प्रयोग किया जा रहा है ताकि जो कोयले का उत्खनन सही तरीके से किया जा सके और इसमें जान माल की हानि भी ना हो सके। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, संगरौली। और महाराष्ट्र में आज देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में नई सरकार शपथ लेगी। महायुति सरकार का शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के आजाद मैदान में होगा। मुख्यमंत्री के साथ शिवसेना और एनसीपी से उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं। इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री शामिल होंगे। इसके मद्देनजर मुंबई में तैयारियां की गई हैं। जगह जगह पीएम मोदी के होर्डिंग्स लगे हैं और बीजेपी का झंडा लहरा रहा है। विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत हासिल करने वाली महायुति गठबंधन के सदस्यों ने देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने के लिए समर्थन पत्र सौंपा। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। फडणवीस का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता से जो भी वादा किया गया है उसे पूरा किया जाएगा। वहीं शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे ने कहा कि गठबंधन में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है। मुंबई के आजाद मैदान में आज भव्य समारोह के बीच होगा शपथ ग्रहण समारोह और 5:30 बजे होने वाले इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। फडणवीस ने अपने शपथ ग्रहण समारोह से पहले आज सिद्धिविनायक मंदिर में पूजा अर्चना की। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनेंगे। आजाद मैदान में समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।